हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन। टोटल 7 रिएक्शंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन को डिस्कस करने से पहले हम जनरल बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन के बारे में। अमाइन जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें दो एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से और सेकंड नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अमाइंस जो होती हैं वो रिएक्टिव हो जाती हैं और केमिकल रिएक्शन शो करती हैं। इसके अलावा अमाइंस के ऊपर ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वजह से अमाइंस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। ये जर्नल बात हुई। अब हम अपनी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस की बात करते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में कई सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, इसीलिए इस पूरी रिएक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामीटर्स टू कंपेयर बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर के बारे में हमें कंपेयर करना है तो उनकी केवी वैल्यूज़ और या पीकेवी वैल्यूज़ के बारे में हमें पता होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं और क्या क्या होती हैं और उसका रिलेशन बेसिक स्ट्रेंथ से क्या है। तो फर्स्ट हम इन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइन, कि अमाइंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। तो इसमें इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला जो एल्काइल अमाइन और अमोनिया के बीच में कंपेयर करेंगे और सेकंड पार्ट में जो एरोमेटिक अमाइंस हैं उनका और अमोनिया के बारे में कंपेयर करेंगे। पहला वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो ये ही है, कंपेरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल अमाइन एंड अमोनिया। अब एल्काइल अमाइन का मतलब है एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस के अगर क्लासिफिकेशन को आप याद करें तो यहाँ पे 3 टाइप के अमाइन हमने बात की थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये 3 टाइप के अमाइंस और अमोनिया के बीच में हम कंपेयर करेंगे कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, क्या ऑर्डर क्या होता है। तो देखो, मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट याद रखना है ना। ये इंपॉर्टेंट लिखा है तो ये पूरा पार्ट अभी जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना, समझना इसको। गैसियस मीडियम में जो ऑर्डर होता है अमोनिया का और एल्काइल अमाइन का वो ये होता है। अमोनिया सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होती है, उसके अलावा 1 डिग्री अमाइन जो होती है अमोनिया से ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की होती है, 2 डिग्री उससे भी ज़्यादा, और सबसे हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो 3 डिग्री अमाइन की होती है। यहाँ अमाइंस में जो आर लिख रहा है, आर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, एल्काइल। अब यहाँ पे इस आर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है इन गैसियस मीडियम। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि गैसियस मीडियम में बात कर रहे हैं। आर कुछ भी हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ही ऑर्डर रहने वाला है गैसियस मीडियम में। तो लेकिन एक्वस मीडियम में बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस जो होती हैं उनका ये ऑर्डर आ जाता है। क्या ऑर्डर आता है? जहां गैसेस मीडियम में सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो थी, बेसिक स्ट्रेंथ, वो 3 डिग्री की थी, वहीं मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइन में 2 डिग्री की हो जाती है। उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, और सबसे कम क्या हो जाती है ये अमोनिया। मतलब अमोनिया से थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है किसकी? 3 डिग्री अमाइन की। किसकी? कब? जब मिथाइल सब्सटीट्यूटेड हो, मतलब आर की जगह हमने CH3 लगा दिया। लेकिन जैसे ही हम आर की जगह C2H5 लगाते हैं, इथाइल लगाते हैं, तो इथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइन में सबसे हाईएस्ट बेसिक या सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो तो 2 डिग्री की ही होती है, लेकिन 3 डिग्री की थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर 2 के बाद 3 डिग्री आ जाती है और उसके बाद 1 डिग्री आती है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम बात करेंगे आगे लेक्चर में। हाँ, ये इस पे मैं आपको 3 स्टार लगा देता हूँ। 3 स्टार का मतलब आपको ये सीक्वेंस तो कम से कम याद रहना है दोनों में ही, कि भाई गैसेस स्टेट में तो आपको याद सिंपल सा रह ही जाएगा कि अमोनिया सबसे कम है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, लेकिन एक्वस मीडियम में आपको ये याद रखें। अब कैसे है, क्यों आएगा, वो हम आगे लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन इतना पार्ट आपको याद रखना ही है। चलिए, अब चलते हैं अपन अपने एनसीईआरटी की तरफ और देखते हैं। देखो, बेसिक कैरेक्टर की अगर बात करें,
वो अमाइन का हो या फिर किसी भी कंपाउंड का हो, तो कैसे हम डिसाइड करते हैं किसी भी कंपाउंड का बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर। तो उसके कुछ मेथड्स हैं आइडेंटिफिकेशन के या फिर क्लासिफिकेशन के, भाई कौन सा एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है। तो उसका सबसे पहला सिंपल मेथड जो होता है वो होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में आप पढ़ के आए हैं छोटी क्लासेस में। इंडिकेटर जैसे सबसे सिंपलेस्ट इंडिकेटर तो होता है लिटमस, उसके अलावा फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा सेकंड जो मेथड होता है, पैरामीटर होता है, वो होता है एसिड बेस थ्योरीज। एसिड बेस थ्योरीज। अब एसिड बेस थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी हैं आपने, एक तो आर्रेनियस थ्योरी पढ़ी होगी, एक आपने ब्रॉन्स्टेंट लोरी थ्योरी पढ़ी होगी, और एक लुईस थ्योरी पढ़ी होगी, है ना। यहाँ पे हम लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं, ठीक है। परेशान मत होना अगर आपने नहीं पढ़ी है या नहीं याद है, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल बता के चलूंगा, ठीक है। थर्ड जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड के बारे में उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बता सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक एसिड होता है और एक बेस होता है, और उसकी रिएक्शन करने से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। सॉल्ट तो बनता ही है, साथ में वाटर भी बन सकता है अगर ये दोनों ही इनऑर्गेनिक या मिनरल हैं तो, ठीक है। अब आपको अगर पता करना है कि भाई कोई कंपाउंड दे दिया आपको और आपको पता नहीं है कि इसका नेचर कैसा है, तो आप क्या करें, एक बार उसको एक नॉन एसिड से रिएक्शन करवाएं, मतलब जो पता है कि वो एसिड है उसके साथ रिएक्शन करवाएं। रिएक्शन हो गई है और वो सॉल्ट और वाटर या सॉल्ट बना दिया है, तो आप बोल सकते हैं कि जो अननोन कंपाउंड है वो बेसिक है। या फिर अगर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं किया है तो फिर एक नॉन बेस के साथ में रिएक्शन करवाएं तो आप और उसमें ये बन गया है सॉल्ट एंड वाटर, तो आप बोल सकते हैं वो एसिड है। अब यहाँ पे इतनी बात समझने के बाद में हम अपने एमीन के केस में आते हैं। अमाइंस जो हैं, अमाइंस के बारे में बात करें तो अमाइंस जो होती हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो हम सॉल्ट कैसे फॉर्म करती हैं अभी देखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो अमाइंस जो होती हैं उनका बेसिक नेचर जो है वो क्या है, बेसिक है। उनका नेचर कैसा हुआ है, बेसिक है, क्योंकि ये एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म कर रही हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें पता चल गया कि एसिड के साथ में अगर कोई कंपाउंड सॉल्ट फॉर्म कर रहा है तो वो उसका नेचर बेसिक होगा। जैसे ये अमाइन लिया मैंने, एल्काइल अमाइन लिया और इसकी रिएक्शन एक मिनरल एसिड से करवाई, तो यहाँ पे एक RNH3+ और X- ये सॉल्ट बन गया। और अगर ये कोई अगर लिक्विड मीडियम है तो ये RNH3+ एक आयन होगा और X- दूसरा आयन के फॉर्म में अलग अलग रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे एनिलीन लिया, एनिलीन की रिएक्शन अगर HCl से करवाई तो एनिलीनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इस एसिड बेस रिएक्शन की, एनिलीन की इस एसिड बेस रिएक्शन का एक सिग्निफिकेंस भी है। क्या सिग्निफिकेंस है, देखो इसका सिग्निफिकेंस है सेपरेशन ऑफ अमाइंस। इस रिएक्शन की हेल्प से हम सेपरेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझना है इसको। जो हमने अभी ये अमाइन सॉल्ट के बारे में बात की थी, जो RNH2+ HX के रिएक्शन करने से बना था, ये सॉल्ट जो होता है इसकी रिएक्शन अगर आप बेस से करवा दें तो अगेन आपको वही अमीन मिल जाती है जो इनिशियली ली थी, ये वाली वही अमाइन आपको मिल जाती है, रीजनरेट हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात जो है वो क्या है कि ये अमाइन जो सॉल्ट है, ये वाला सॉल्ट, अमाइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, अमाइन सॉल्ट। अमाइन सॉल्ट जो होता है वो soluble in water but insoluble in an organic solvent, insoluble in organic solvent like ether, इनमें insoluble होता है। क्लियर। अब इसको कैसे आप यूज करेंगे सेपरेशन में। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इंसॉल्युबल है और उसके साथ में ये एमीन्स जो है मिक्स हो गई, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले HX के साथ में रिएक्शन करवाएंगे उस मिक्सचर की। मिक्सचर की रिएक्शन करवाने से ये अमाइन जो होती है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस मिक्सचर वाले इस सॉल्ट और अदर जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक जो वाटर में इनसॉल्युबल है उसको आप वाटर में सॉल्युबल करेंगे, तो वो वाटर में सॉल्युबल हो नहीं पाएगा, ये सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगा। इसको हम क्या कर लेंगे, दोबारा से वाटर में से ऑब्टेन कर लेंगे क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू या फिर किसी अदर मेथड के थ्रू, फिजिकल मेथड के थ्रू। अब जैसे ये सॉल्ट हमें मिल गया तो इसकी रिएक्शन फिर बेस से कराएंगे, अगेन हमें एनिलीन के अमाइंस मिल जाएगी। क्लियर। तो इस मेथड का सिग्निफिकेंस है सेपरेशन ऑफ अमाइंस में। ये एसिड बेस की बात, रिएक्शन की बात हुई। ओके, अब अगेन अपन अपने टॉपिक पे आते हैं।
कि जो रिएक्शन हुई है ना अमाइन की, रिएक्शन ऑफ अमाइन विद मिनरल एसिड, ये क्या शो करती है कि अमाइंस का नेचर जो है वो कैसा है, बेसिक नेचर है। ये हम अभी बात कर चुके हैं, फर्स्ट बात। दूसरी बात जो है वो अमाइंस जो होती हैं उनमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नाइट्रोजन के ऊपर, ये भी हम बात कर चुके हैं, इसीलिए लुईस बेस की तरह बिहेव करती हैं। अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो मैंने एसिड बेस थ्योरी के बारे में बात की थी अभी आपसे, तो उसमें एक थ्योरी मैंने बताई थी लुईस थ्योरी, है ना। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं, समझना इसको। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक एटम या कोई भी एटम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसको लुईस बेस बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, उनको लुईस एसिड बोला जाता है। ये लुईस एसिड बेस थ्योरी है। अब क्योंकि अमाइन जो होती है उसके ऊपर एक लोन, उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है या ये अमाइन डोनेट कर देती हैं, इसीलिए अमाइंस जो होती हैं वो कैसी हैं, लुईस बेस हैं। क्लियर? ओके, यहां तक तो हमने थोड़ी थोड़ी सी बात की। अब जो पैरामीटर की मैंने आपको स्टार्टिंग ओवरव्यू में बात की थी उस पर चलते हैं कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ केबी। केबी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस एंड पीकेबी। कैसे निकालेंगे जी केबी और पीकेबी, कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, एक अमाइन है, उसको वाटर में हमने डिसॉल्व किया तो यहाँ पे एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना, या यूं कहते हैं आयंस बन जाएंगे, RNH3+ एंड OH- आयंस। अब इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको लिखना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ क्या, रिएक्टेंट। पैरेंथेसिस में लिखने का मतलब एक्टिव मासेस, ठीक है। ओके तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो RNH3+ और OH- है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर ये लिखे, इनके एक्टिव मासेस लिखे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में RNH2 और H2 है तो ये लिखे। अब H2O जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मैंने H2O की मल्टीप्लाई यहाँ पे किया और इस तरह से इसको K इंटू H2O को K भी लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला ये आ गया। अब K भी आ गया और Kb से आप PKb इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है तो उससे pH निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? जो भी H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आती है उसका माइनस लॉग ले लेते हैं तो आपको pH आ जाता है। इसी तरह से Kv की वैल्यू आपके पास आ गई तो उसका माइनस लॉग ले लीजिए तो आपको pKv वैल्यू मिल जाएगी, तो pKv की वैल्यू निकल गई। इसके बारे में आप डिटेल में केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में डिटेल में पढ़ के आए हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इनमें खूब पढ़ा है आपने इनके बारे में। यहाँ पे जो कंक्लूजन वाली बात है वो यहाँ से निकल के आती है कि जो लार्जर वैल्यू ऑफ पीकेवी वैल्यू की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इस केवी की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही कम वैल्यू होगी पीकेवी की, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, माइनस लॉग है, इसीलिए पीकेवी की उतनी ही स्मॉलर वैल्यू होगी। और जितनी स्मॉलर वैल्यू पीकेवी की होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। कहने का मतलब आप सिंपल सा याद रखें कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ आपको अगर बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केवी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेवी के। सिंपल सा याद रखें, ठीक है। पीकेवी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पीकेवी की वैल्यू अगर अमोनिया के लिए बात करें तो ये होती है 4.75। वहीं एलिफेटिक अमाइंस के लिए अगर हम बात करें, एलिफेटिक अमाइंस की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 3 से 4.22। एलिफेटिक अमाइंस की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम वैल्यू 4.22 है और अमोनिया की 4.74 है। तो अब आप देखें कि किसकी वैल्यू कम है, एलिफेटिक अमाइंस की। इसीलिए एलिफेटिक अमाइंस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं कंपैरेटिवली अमोनिया के। समझ में आया? क्लियर यहाँ तक? ओके। इसके अलावा अगर एरोमेटिक अमाइंस की बात करें, जैसे एनिलीन है, तो एनिलीन की जो पीकेवी वैल्यू है वो 9 के आसपास है, तो ये वीकर बेस हैं। किससे वीकर है? 9 के आसपास है, मतलब अमोनिया की वैल्यू जो पीकेवी वैल्यू उससे भी कहीं ज़्यादा है, तो ये अमोनिया से भी ज़्यादा वीकर है। तो कहने का मतलब देखो पीकेवी वैल्यू की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जो पीकेवी वैल्यू है वो किसकी है? एरोमेटिक अमाइंस की। किसकी? एरोमेटिक अमाइंस की है, ठीक है।
उसके बाद पीकेवी वैल्यू जो है वो किसकी है, अमोनिया की है, अमोनिया, ठीक है। और सबसे कम पीकेवी वैल्यू जो है वो है एलिफेटिक अमाइंस की, एलिफेटिक अमाइंस की है, ठीक है। कितनी कितनी है वो भी देख लो, ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास है, अमोनिया की 4.75 है, 9.38 है, ऐसा कुछ है इसकी, एनिलीन की अगर बात करें। एलिफेटिक अमाइंस की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू 3 से लेके 4.22 के बीच में वेरी करती है। अब पीकेवी वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम। तो अगर हम पीकेवी वैल्यू की बात करें तो ये पीकेवी वैल्यू का ऑर्डर तो ये हुआ, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करोगे तो एरोमेटिक अमाइंस जो हैं, एरोमेटिक अमाइंस सबसे कम बेसिक हैं, फिर अमोनिया है, और सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो क्या होगा, एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, ठीक है। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर, जनरल ट्रेंड बोल सकते हैं। एलिफेटिक अमाइन और अमोनिया के बारे में तो अभी हम आगे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे एक टेबल है, इस टेबल में पीकेवी वैल्यूज दे रखी हैं, काफ़ी सारी पीकेवी वैल्यूज दे रखी हैं, जिसको मैंने समराइज करके अभी आपको बताया, वही वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं। उनसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई वैल्यूज क्या क्या हैं। जैसे मेथेन अमाइन है ना, CH3NH2 है, अब इसकी वैल्यू 3.38 है, मैंने बताया था 3 से 4.22 के बीच में वेरी कर रही है ना। बेंजीन अमाइन जो है 9.38 है, ठीक है। मिथाइल एनिलीन है, ये भी एक एरोमेटिक अमाइन है, ये भी कितनी है, 9.30 है। तो 9 के आसपास है एरोमेटिक अमाइंस की। जो अमोनिया है उसकी अमोनिया की अगर हम बात करें तो पीकेवी वैल्यू कितनी है, 4.75 है। तो ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, इन वैल्यूज को आप याद नहीं रख सकते, तो हमें इन जो अमाइंस है उसके बेसिक स्ट्रेंथ में एक पैटर्न देखना होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ पैरामीटर्स देखने होंगे। अब जो बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमाइंस की, या बेसिक स्ट्रेंथ या जो अमाइंस की है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड है सॉल्वेशन इफेक्ट, थर्ड है स्टेरिक हिंडेंस। बेसिकली ये तीन ही फैक्टर हैं जिनकी बेसिस पे जो अमाइंस हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइन, है ना। अमाइंस का स्ट्रक्चर जो है उसका डिफरेंट होने की वजह से उनका आई इफेक्ट, है ना, आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन, और तीसरा आप कंसीडर कर सकते हैं स्टेरिक। ये तीनों जो हैं इनका कंबाइन जो होता है, मतलब इनमें किसका ज़्यादा होता है, कैसे होता है, वो हम एक बार समझेंगे, और उसका जो कंबाइंड रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्डर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है क्या है, वही अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ध्यान देना आप, ठीक है। देखो, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कैटाइन, ठीक है। जो कैटाइन कैसे बनता है कि अमाइंस जो होती हैं, अमाइंस की स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है वो समझना। बेसिक स्ट्रेंथ कैरेक्टर ऑफ एन अमाइन डिपेंड अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमाइन कैटाइन। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये RnH2 है, और RnH2 ये एक H+ के साथ में कंबाइन होके कैटाइन फॉर्म कर दिया इसने, ठीक है। तो ये कैटाइन फॉर्म हुआ। ऐसे ही अमोनिया जो है उसमें भी एक H+ इसने के साथ में अटैच हुआ, मतलब बेस के इस H+ के साथ अटैच हुआ, और यहाँ पे कैटाइन फॉर्म हो गया। अब ये कैटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, तो आप सिंपल सा ऐसा बोल सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन। जो कैटाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कैटाइन जो फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये कैटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, आई इफेक्ट, है ना। जैसे अगर कैटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्वेशन के साथ में किस तरह का रिलेशन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ में किस तरह का रिलेशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन का, ये हम देखने वाले हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, पूरी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, तो इनको मैं थोड़ा ब्रेक करके और समराइज मतलब आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। देखो समझना है इसको, मैं अगेन वही पॉइंट ले रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ। पहले हम बात करते हैं गैसियस मीडियम में, किसका, एल्काइल अमाइन और अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ गैसियस फेज में हम बात करते हैं। और गैसियस फेज में बात करने के लिए बात वही करेंगे किसकी, कैटाइन की स्टेबिलिटी। जैसे अमोनिया है, अमोनिया की रिएक्शन या अमोनिया ने एक H+ एक्सेप्ट किया और एक कैटाइन फॉर्म किया जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड भी बोल सकते हैं, NH4+। इसी तरह से एक 1 डिग्री अमाइन का एग्जांपल लिया, 1 डिग्री अमाइन ने भी एक H+ एक्सेप्ट किया और इसमें इसका कॉन्जुगेट एक एसिड बन गया RNH3। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बोलूँ या फिर मैं यहाँ इसको कैटाइन भी बोल सकता हूँ, सिंपल है ना, कॉन्जुगेट एसिड बोलूँ या फिर कैटाइन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैसियस स्टेट में सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई इफेक्ट के। और आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन से आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड या फिर कैटाइन। कॉन्जुगेट एसिड की जगह आप बोल सकते हो कैटाइन, ठीक है। अब प्लस आई किसका है, देखो यहाँ पे अमोनिया का के पास H है, बाकी तो हाइड्रोजन 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 तीनों सेम है, नाइट्रोजन प्लस ये सेम है। यहाँ R है और यहाँ पे ये H है, इन दोनों में क्या है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, इसीलिए ये क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। ये आर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज करता है, जिससे इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल करता है। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल होती है तो इस कैटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस आई जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन होगा या कॉन्जुगेट एसिड होगा और उतनी ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब जितने ज़्यादा आर होंगे, आर जितने ज़्यादा लगे होंगे, एच रिप्लेस जितने ज़्यादा हो जाएंगे आर से, उतनी ही ज़्यादा इस कॉन्जुगेट एसिड या कैटाइन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो बेसिक ऑर्डर की अगर हम बात करें तो NH3 मतलब अमोनिया जो है ना, इसमें तो कोई R मतलब प्लस आई का कोई ग्रुप नहीं लग रहा है। अगर 1 डिग्री अमाइन की बात करें तो एक प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला एल्काइल ग्रुप लग गया। 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट करने वाले, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लग गए, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा होगी। और इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लग गए, तो 3 डिग्री अमाइन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है। तो गैसियस मीडियम में जो हमने अभी बात स्टार्टिंग में बात की थी कि जो ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का वो क्या होगा, NH3 का सबसे कम है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है कैटाइन की वो NH3 में सबसे कम है, क्योंकि इसमें कोई प्लस आई का ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले 3 ग्रुप लग रहे हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, कैटाइन को मोर स्टेबल बना रहे हैं। क्लियर। तो ये गैसेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर, ओके। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। ये अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, ओके। तो यहाँ तक ये ही सारी चीज़ें लिख रही हैं। गैसियस मीडियम में हमने ये ऑर्डर देखा है। अमाइन, टर्शरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की होती है, फिर सेकेंडरी अमाइन और उसके बाद प्राइमरी अमाइन, और सबसे कम होती है अमोनिया। रीज़न हमने देख लिया। अब हम बात करें कि एक्वस मीडियम में, देखो एक्वस मीडियम या एक्वस स्टेट में जो होता है उसकी वैल्यू जो होती हैं वो रेगुलर ट्रेंड में नहीं होती, ठीक है, रेगुलर ट्रेंड में नहीं होती। और उसको हम कहाँ से वेरीफाई कर पा रहे हैं, उसको हम पीकेवी वैल्यू जो हमने अभी टेबल देखी थी ना, उससे वेरीफाई कर सकते हैं। In aqueous phase, the substituted ammonium cation get stabilized not only by electron releasing effect of alkyl group, ठीक है। एक्वस मीडियम में सिर्फ ये प्लस आई के ऊपर डिपेंड नहीं करती बेसिक स्ट्रेंथ, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, मैंने अभी जो बताया था, सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कितना सॉल्यूबल हो पा रहा है। और सॉल्युबिलिटी जो होती है अमाइंस की वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है
है ना। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले में मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना पाता है, 1 डिग्री अमाइन, है ना। अभी बात करते हैं दूसरा जो होता है, द ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन। आयन का साइज या फिर जो उसका जो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे स्मॉलर साइज किसका है, 1 डिग्री का। ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन। जैसे 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा बड़ा साइज होता है तो उसका सॉल्वेशन कम होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बना पाता है। एंड द लेस स्टेबलाइज द आयन, और आयन भी कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबलाइज, क्योंकि सॉल्वेशन कम है। ठीक है। और दूसरा एक और देखेंगे, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे है वो समझना। देखो एक बार देखो 1 डिग्री अमाइन जो है उसका साइज जो है वो इस मॉलिक्यूल का, है ना, इस कैटायन का, इस H+ वाले कैटायन का, ये सबसे छोटा है क्योंकि हाइड्रोजन 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 है इसमें, जबकि इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो R से रिप्लेस हो गया है, इसमें 2 ही हाइड्रोजन है। इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है और इसका साइज तो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री। दूसरा सॉल्वेशन जो है वो भी कम है, मतलब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम है, तो सबसे कम सॉल्वेशन किसका हो रहा है, 3 डिग्री का, और सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका हो रहा है, 1 डिग्री का। अब यहां पे आप देख के समझ रहे होंगे, देखो जो ऑर्डर हमने अभी बात की थी ना, टर्शरी का सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है क्योंकि +I सबसे ज्यादा है। अब सॉल्वेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्वेशन जिसका जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक है। बड़ा साइज है, सॉल्वेशन कम है, कम स्टेबल है। सॉल्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो सॉल्वेशन के बेसिस पे ये ऑर्डर जो हमने अभी +I से कंपेयर किया था वो जस्ट अपोजिट हो गया। क्लियर, समझ में आया यहां तक? ओके। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड अमोनियम कैटायन, स्ट्रॉन्गर शुड बी द करेस्पॉन्डिंग अमाइन एज बेस। Thus, the order of basicity of aliphatic amine should be प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सॉल्वेशन के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ये ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन बना रहा है, 1 डिग्री अमाइन बना रहा है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे जो बात किया था वो क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई। ठीक है। सेकेंड चीज, अभी यहां सॉल्वेशन से ही काम नहीं चलेगा, एक चीज और है, एल्काइल ग्रुप जो होता है वो CH3, जैसे यहां पे अगर R लगा दिया, R की जगह CH3 लगा दिया जाए, या फिर CH3 की जगह C2H5 भी लगा सकते हैं, तो वो किसको करेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना, इसको किस तरह से कर रहा है ये आपको यहां से अब आइडिया हो जाएगा। देखो मैंने अभी जैसे बताया एक्वस स्टेट में जो बात बता रहा हूं उसको समझना। एक्वस स्टेट में क्या है, 3 फैक्टर हैं। इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही, इंडक्टिव इफेक्ट गैसियस में भी था, इस एक्वस स्टेट में भी, सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। तीनों के बारे में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। देखो 1 डिग्री अमाइन इस तरह से, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, ये है। मैंने R की जगह मिथाइल ले लिया। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले +I, जो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो +I के बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। +I इफेक्ट सबसे कम किस में है, इसमें, क्योंकि एक ही CH3 ग्रुप है, दूसरे में इसमें मॉडरेट है 2 हैं, और सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 3 +I इफेक्ट वाले, मतलब CH3 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 सबसे ज्यादा। तो इनका इसका किसका सबसे ज्यादा क्या किसका होना चाहिए, +I के इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ ये होना चाहिए। समझते जाना, अभी ध्यान देना, क्योंकि ये तीनों का कंबाइंड जो रिजल्ट निकलेगा वो ही बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज में डिसाइड होगा। दूसरा, सॉल्वेशन की बात करें। सॉल्वेशन का बेसिक स्ट्रेंथ के साथ में क्या है जी, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। यही मैंने बताया अभी। आप सॉल्वेशन का हम कैसे बोल सकते हैं, जितना साइज क्या होगा, कम होगा, जिसका जितना साइज कम होगा उतना ही सॉल्वेशन, हम ऐसा बोल सकते हैं 1/, ऐसे बोलते हैं 1/, साइज जिसका जितना कम होगा सॉल्वेशन उतना ही ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। अब साइज इन तीनों में किसका सबसे छोटा लग रहा है आपको, 1 डिग्री का, तो सबसे ज्यादा मोर सॉल्वेशन किसका होगा, 1 डिग्री का। समझ रहे हो? दूसरा इसका मॉडरेट, और सबसे कम सॉल्वेशन इसका होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के देखो सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग जो है, इस +I के इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होना चाहिए वो तो क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा +I किसका, ये, और फिर इसका ये,
जबकि सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्डर होना चाहिए, ये होना चाहिए, अभी तक मैं बता नहीं रहा हूं होगा क्या, वो समझना। थर्ड जो इफेक्ट है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो सबसे कम किस में है, इसमें। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है आपकी किस में, 3 डिग्री में। और स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही कम हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड जितना कम बनेगा उतना ही सॉल्वेशन कम होगा। तो एक तरह से सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना पा रहा है, तो सबसे कम इसकी जो होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है सबसे ज्यादा इसकी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसकी होनी चाहिए, 3 डिग्री की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये तीनों ही फैक्टर्स का जो कंबाइंड रिजल्ट आता है वो ही हमें याद रखना है, और वो प्रैक्टिकल है। एक से ज़्यादा इफेक्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, अपोज भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इनमें से तीनों में से जैसे एक एक करके बात करें, इन तीनों ये 3 इफेक्ट हैं, इसके लिए ये 3 इफेक्ट हैं, और इसके लिए ये 3 इफेक्ट हैं। अब इनकी न्यूमेरिकल डेटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए इनका कंबाइंड जो इफेक्ट है वो हमें याद रखना है। कैसे? ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हमने अभी बात की थी। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये ध्यान रखना। और अमोनिया को मैं 0 बोल देता हूँ, ठीक है। और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए क्या हो जाएगी जी, देखो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगी क्या, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और अमोनिया की 0, ठीक है। अब इसको याद रखने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो मिथाइल जो है, मिथाइल और इथाइल में छोटा कौन सा है, मिथाइल। तो मिथाइल के जो लिए जो नंबर याद रखना है वो है 2130, 2130, और इथाइल के लिए जो है वो 2310। अब देखो इन दोनों में से नंबर 2310 का मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 0, ठीक है, समझ में आया। तो जो बड़ा नंबर है 2130, 2130 छोटा नंबर है 2130, और 2310 बड़ा नंबर है। 2100 से बड़ा होता है 2300, 2310, और ये 2130। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 23 वाला, 2310 वाला बड़ा नंबर है। तो ये वाला ऑर्डर जो होगा इथाइल के लिए होगा, बड़े ग्रुप के लिए होगा, और छोटे ग्रुप के लिए छोटा नंबर मतलब 2130, ये छोटा नंबर। तो ये ट्रिक तरह से आप याद रख सकते हो, ट्रिकी वे में, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऑर्डर हो गया। अब इसमें तीनों फैक्टर आपको समझ में आ गए कि किसकी वजह से, अब कैसे कैसे होता है ओवरऑल सॉल्वेशन की वैल्यूज, ये सॉल्वेशन की वैल्यू, स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यूज और प्लस आई इफेक्ट, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये ऑर्डर फाइनल आ जाता है। और गैसेस स्टेट का तो आपको याद है ही, गैसेस स्टेट का भी मैं लिख देता हूँ, अमोनिया, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा होती है 3 डिग्री, ये गैसियस स्टेट में है, ये याद रखें। ये पूरी की पूरी पीपीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया और अभी भी मैंने आपको बताया। क्लियर? तो ये ही हमने अभी बात की है, वही सारी चीज़ें अभी इसमें लिखी हुई हैं, वही अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं एराइल अमाइंस और अमोनिया के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो एराइल अमाइन का एक एग्जांपल लेते हैं, एनिलीन। एनिलीन की पीकेवी वैल्यू जो होती है वो होती है 9.38 के आसपास, जबकि अमोनिया जो होती है उसकी पीकेवी वैल्यू होती है 4.75 के आसपास। और इन पीकेवी वैल्यूज से हमें इजीली पता चल रहा है कि एराइल अमाइन यानी कि एनिलीन जो है उसकी पीकेवी वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये वीकर बेस हैं कंपैरेटिवली अमोनिया। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन समझ लेते हैं। एनिलीन जो है उसमें बेंजीन रिंग होती है और इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो कि अमोनिया के साथ में कॉन्जुगेशन में होता है, लोन पेयर, सिंगल और यहाँ पे डबल, इस तरह का कॉन्जुगेशन बनता है। इसीलिए ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस करता है और यहाँ पे ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये फॉर्म कर सकता है। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की वजह से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर वो प्रोटोनेशन के लिए कम अवेलेबल होगा। पहली बात, प्रोटोनेशन इसका कम हो पाएगा। ये नाइट्रोजन जो है, ये लोन पेयर जो है वो H+ को कम अवेलेबल हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा क्योंकि ये इस रेजोनेंस में बिजी हो गया। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन देखिए क्या है कि जो ये एनिलीन है, एनिलीन
मैं दोबारा एक बार बना देता हूँ। ये एनिलीन है, एनिलीन में ये इस तरह का है और ये इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो इससे एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रोनेशन H+ को दे दिए जाएंगे और ये NH3 पॉजिटिव इस तरह से एक एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। अब ये एनिलीनियम आयन जो है, इससे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो रहा नहीं, तो जो बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे बेंजीन में डबल बॉन्ड इस 1 और 2 के कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन पाती हैं, किसकी? यहाँ इस एनिलीनियम आयन की। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बनती हैं इस एनिलीनियम आयन की, जबकि यहाँ पे ये जो एनिलीन है इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी हमने देखी हैं। और एक जनरल रूल होता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ इन दोनों में अगर हम बात करें तो मोर स्टेबल ये एनिलीन होगा, एनिलीनियम आयन जो है वो लेस स्टेबल होगा। तो ये कार्बोकैटायन या कॉन्जुगेट जो एसिड है वो लेस स्टेबल है, इसीलिए क्या होगा, लेस स्टेबल होने की वजह से इसका प्रोटॉन, लेस स्टेबल होने की वजह से जो एनिलीन है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, या यूं कहें कि एनिलीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इस एनिलीनियम आयन में जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ कोई भी रिएक्शन नहीं जाती है। ऑलवेज सभी रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ फॉरवर्ड होती हैं। क्लियर? तो यहां से हमें पता चल गया कि जो बेसिक नेचर जो है किसका, बेसिक नेचर इस एनिलीन का वो अमोनिया से कम होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया की जो होगी वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली एनिलीन। मैं PHNH2 लिख सकता हूँ, आप चाहे स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, ओके। ये तो एनिलीन के साथ में हो गया। अच्छा, एनिलीन के अलावा और भी एराइल अमाइंस हो सकती हैं। मतलब क्या होगा, एराइल अमाइन का क्या मतलब क्या है कि ये एनिलीन है और एनिलीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लग जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये एनिलीन है, ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NH2 लगा तो ये एनिलीन बन गया। अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स लग सकते हैं या किसी भी और पोजिशन पे ग्रुप्स लग सकते हैं। तो इन ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होगा? तो ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स जो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब है जो +M इफेक्ट शो करते हैं या +H इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, वो ग्रुप क्या करते हैं, वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को मोर प्रोटोनेट करने के लिए या डोनेट करने के लिए ज़्यादा क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाके प्रोटोनेशन ज़्यादा करेगा। तो +H या +M या इनको आप सिंपल बोलें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल सकते हैं, ये जो हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह दें या -M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जो हैं वो क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को इन एराइल अमाइंस की को डिक्रीज करते हैं। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस के बारे में। मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस की नेक्स्ट रिएक्शंस के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।